आपके सम्मुख जो है आज सॉल्यूशन का जो है ये चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इसमें हम आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, उसके प्रकार और स्थिरपाती विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आदर्श विलयन से। आदर्श विलयन इसे इंग्लिश में जो है आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है और हिंदी में इसको आदर्श विलयन कहा जाता है। आदर्श विलयन तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वे सभी विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट के नियम का जो पालन करेंगे, नहीं राउल्ट का जो आपने ग्राफ खींचा है उस ग्राफ को भी फॉलो करेंगे और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, वो आदर्श विलयन कहलाएंगे। अब इसकी जो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि इस विलयन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, लक्षण क्या क्या होते हैं, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहली विशेषता है कि जो राउल्ट के नियम से आप कुल वास्तव ज्ञात करते हैं P, वो प्रेक्षित वास्तव ऑब्जर्व प्रेशर के क्या होता है बराबर होता है। P जो निकालेंगे वास्तव वो राउल्ट के नियम से निकालेंगे P इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो आप वास्तव निकालेंगे वो P आएगा, यानी राउल्ट के नियम से जो आप वास्तव निकालेंगे उसे P बोलेंगे। और ये प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे, बैरोमीटर से आप उसको नापेंगे तो उस समय जो वास्तव आएगा उसको बोलेंगे P ऑब्जर्व या P प्रेक्षित। तो अगर तो आदर्श विलयन के लिए दोनों वास्तव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर 2, डेल्टा मिक्सचर B इक्वल टू 0। जब विलयन बनाते हैं तो विलयन में आपने दो घटक लिए थे, पहला घटक और एक लिया था आपने दूसरा घटक। तो जब दोनों घटकों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर आप 2 लीटर पहला घटक ले रहे हो, 5 लीटर आप दूसरा घटक ले रहे हैं, तो 5 और 2 7 ही लीटर होगा, 7 से कम नहीं होगा, 7 से ज्यादा नहीं होगा। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 3, डेल्टा मिक्सचर H इक्वल टू 0। एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा, एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहेगी उसकी, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। और एक बात को और ध्यान देंगे यहाँ पर, एक बात को और ध्यान देंगे आप कि जो वैसे तो जो आदर्श विलयन की बात हो रही है कि प्रैक्टिकली जो है संभव नहीं है, ऐसे विलयन जो है संभव नहीं है, केवल ये विलयन की जो है आदर्श स्थिति एक बताई गई है। तो फिर भी मैं थोड़ा बता दूं कि ऐसे विलयन होंगे कौन से। मान लीजिए पहला घटक है आपका A, दूसरा घटक है आपका BB। जब ये विलयन में घुलेगा तो क्या बनेगा आपका AB बनेगा। तो A और A के बीच कार्य करने वाला अंतराण्विक बल, B और B के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल और A और B के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, ये तीनों के तीनों बल क्या होते हैं, लगभग लगभग समान होते हैं। तो जिनमें इस प्रकार का गुण पाया जाएगा वही जो है आदर्श विलयन का निर्माण करेंगे। लेकिन ये विलयन संभव नहीं है, फिर भी एक आध एग्जाम्पल हम लिख देते हैं जो बिल्कुल आदर्श विलयन की तरह बिहेव करते हैं। इसमें आपका पहला एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टॉलुइन। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन। ब्रोमोएथेन प्लस क्लोरोएथेन, नॉर्मल हेक्सेन और अगर आप नॉर्मल हेप्टेन की बात करेंगे, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन दोनों को मिक्स करेंगे तो उसका बिहेवियर भी लगभग कैसा होगा, आपका आदर्श विलयन की तरह ही होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ उस तरह के विलयन जो है संभव नहीं है, केवल ये विलयन जो है काफी हद तक इसकी बात ही बात करेगा, इसलिए इन विलयनों को जो है आदर्श विलयन मान लिया गया। लेकिन आदर्श विलयन को ऐसा कोई विलयन मतलब जो है संभव नहीं, ऐसा कोई विलयन होता ही नहीं है। अब इसके बाद जो हम इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे
अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। तो अनादर्श विलयन देखिए तो आप समझ सकते हैं, आपको ध्यान होगा कि आदर्श विलयन की जब बात हुई थी, आदर्श, तो वहां पर जो P का मान था वो P ऑब्जर्व के बराबर था, यानी राउल्ट के नियम से ज्ञात वास्तव और प्रेक्षित वास्तव, दोनों वास्तव क्या थे, बराबर थे। लेकिन जब हम अनादर्श की बात करेंगे तो P ऑब्जर्व जो है वो P के बराबर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ दो स्थितियां उत्पन्न होंगी, या तो ये पॉसिबल है कि P ऑब्जर्व जो है वो P से बड़ा जाए, यानी प्रेक्षित वास्तव का मान जो है राउल्ट के नियम से ज्ञात वास्तव से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो विलयन जो है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अगर P ऑब्जर्व का मान P से छोटा होगा, यानी प्रेक्षित वास्तव अगर राउल्ट के नियम द्वारा ज्ञात वास्तव से कम होगा, तो ऐसी स्थिति में वो विलयन जो है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अभी धनात्मक और ऋणात्मक विचलन क्या है तो उसको समझना बहुत आवश्यक है। आपको ध्यान होगा जब हमने आदर्श विलयन के लिए जब ग्राफ ड्रॉ किया था तो ग्राफ कुछ इस तरह से था। इस लाइन पे हमने क्या लिया था, मूल अंश, और यहाँ पे लिया था हमने वेपर प्रेशर, यहाँ पे हमने वाष्प दाब लिया था। तो वो वाष्प दाब कुछ ऐसा आया था, ये था आपका कुल वाष्प दाब। ये आदर्श विलयन के लिए था आपका कुल वाष्प दाब P बराबर P1 प्लस P2। अब ये हम धनात्मक विचलन की बात कर रहे हैं, तो ये हम जानते हैं कि जो अनादर्श विलयन होता है वो राउल्ट के नियम को फॉलो ही नहीं करता है। अनादर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है, यानी वे सभी विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो अनादर्श विलयन जो होता है वो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। तो अब धनात्मक विचलन की बात हो रही है, तो या तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, P से बड़ा होगा, तो P से क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पर P से बड़े की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में धनात्मक विचलन की बात करेंगे तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इससे कुछ ऊपर आएगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा इसका। तो ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा आपका P ऑब्जर्व, देख सकते हैं P ऑब्जर्व की वैल्यू P से क्या होगी, बड़ी होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए तो ऋणात्मक विचलन की अगर हम बात करते हैं तो ऋणात्मक विचलन में जो आपका P ऑब्जर्व का मान क्या है, P से कम है। तो यहाँ भी आप ग्राफ को बहुत आसानी समझ सकते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा बना था आपका ये। तो अब क्या होगा, P ऑब्जर्व जब ऋणात्मक विचलन दिखाएगा तो ऋणात्मक विचलन वाले विलयन का ग्राफ जो आएगा तो राउल्ट के नियम के ग्राफ में जो हमने ग्राफ बनाया था उससे क्या आएगा, नीचे आएगा। ये आपका P जो कैलकुलेटेड है और ये क्या होगा आपका P ऑब्जर्व। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझ लेते हैं। धनात्मक विचलन की बात करते हैं तो A या B हमने दोनों को मिक्स किया और जब मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका AB। तो यहाँ पर A और B के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होगा, या B और B के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होगा वो A और B के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। यानी A और B के बीच जो अफेक्शन कम होगा, यानी वो एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये इंडिविजुअली क्या होगा, वाष्प अवस्था में ज्यादा परिवर्तित होंगे, और जब ये वाष्प अवस्था में ज्यादा परिवर्तित होंगे तो कुल वाष्प दाब भी क्या होगा, आपको ज्यादा प्राप्त होगा। इसलिए P ऑब्जर्व की वैल्यू क्या होगी, P से ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं तो AA और BB जो दो घटक है आपके, उनका जो उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है वो A और B के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में A और B के बीच जब आकर्षण बल ज्यादा लगेगा तो उस कंडीशन में ये एकदम से जो है वाष्प अवस्था में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, यानी इनकी वेपर जो है कम बनेगी। इनकी वेपर कम बनेगी
तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसलिए पी और जब का मान पी से क्या आता है आपका, कम आता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका, अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा मिक्सचर H ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर जो आता है आपका डेल्टा मिक्सचर H लेस देन 0, यानी यहाँ पर दोनों घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन जो आता है पॉजिटिव आता है, यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या आता है आपका, निगेटिव आता है। अगला है आपका डेल्टा मिक्सचर V ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आता है डेल्टा मिक्सचर V लेस देन 0, यानी अगर आप दोनों घटकों को मिलाएंगे तो आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और यहाँ पर दोनों घटकों को मिलाएंगे तो आयतन में क्या आ जाएगी आपकी, कमी आ जाएगी। तो अब इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका पहला एग्जांपल है इथेनॉल प्लस वाटर, दूसरा एग्जांपल है आपका मेथेनॉल प्लस वाटर, तीसरा एग्जांपल है आपका एथेनॉल, तीसरा एग्जांपल है आपका CO2 प्लस एसीटोन, और भी बहुत से एग्जांपल आपकी बुक में दिए हैं। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो पहला एग्जांपल है आपका एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। इसको आप इस तरह समझ सकते, देखिए C डबल बॉन्ड C, ये रहा आपका CH3, यहाँ पे रहा आपका CH3। अगर क्लोरोफॉर्म बनाता हूँ तो CH और ये आ जाएगा Cl, ये आ जाएगा आपका Cl, ये आ जाएगा आपका Cl, तो इनके बीच क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो ये है आपका A और ये आपका B, यानी इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में इनकी अलग अलग जो है वेपर आपको कम प्राप्त होगी, यानी इनका जो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो पी की तुलना में क्या होगा आपका, कम होगा। अगला एग्जांपल है आपका, कोई भी आप एक एसिड ले लीजिए, उसमें वाटर घोल दीजिए, वो भी इसका एग्जांपल होगा। जैसे आप HNO3 प्लस वाटर ले सकते हैं, और एक लास्ट एग्जांपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनॉल प्लस एनिलीन। तो इस तरह से हमने अनादर्श विलयन के प्रकार समझ लीजिए। एक आपका अनादर्श विलयन वो विलयन होगा जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा। इसके लिए पी और वर्ग का मान जो पी के बराबर नहीं होगा। दो प्रकार का होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। ये धनात्मक का कर्व होगा, ऋणात्मक का कर्व होगा। इसके लिए ये वाला आकर्षण बल क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। यहाँ पर ये आकर्षण बल क्या होगा, इससे कम होगा। यहाँ पर जो एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी, यहाँ पर एंथैल्पी निगेटिव होगी। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम घट जाएगा। और ये कुछ एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आपका ये आदर्श विलयन और ये अनादर्श विलयन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब वो इसी में देखिए एक प्रकार का विलयन और होता है, इसे कहते हैं स्थिर क्वाथी विलयन। तो थोड़ा सा हम अब स्थिर क्वाथी विलयन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में स्थिर क्वाथी विलयन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी इसे पूछा गया था कि स्थिर क्वाथी विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो स्थिर क्वाथी विलयन क्या है, स्थिर क्वाथी विलयन को समझते हैं। देखिए नाम से लग रहा है स्थिर क्वाथी विलयन। इसको इंग्लिश में एजोट्रॉप कहा जाता है। थोड़े से पहले मैं इसके लक्षण आपको बता दूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला लक्षण है कि इसका जो संगठन होता है वो निश्चित होता है, निश्चित संगठन। दूसरा, संगठन इसका निश्चित होगा। दूसरा, आपको ध्यान होगा जब मैंने राउल्ट्स लॉ आपको पढ़ाया था, हमने एक बात बताई थी कि ये हमने इस प्रकार से घटक ले लिए थे। तो विलयन में जो मोल अंश लिए थे हमने x1
और क्या लिया था हमने X2। यहाँ जो वेपर बनी थी, वेपर में जो हमने मोलन्स लिए थे, क्या लिए थे, Y1 और Y2। तो ये पहले घटक का जो विलयन के अंदर मोलन्स था वो X1 था, लेकिन वाष्प प्रावस्था में उसका मोलन्स क्या था, Y1 था। दूसरे घटक का जो विलयन के अंदर जो मोलन्स था वो X2 था, और वाष्प अवस्था में क्या था आपका, Y2 था। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक घटक का द्रवावस्था में और वाष्प अवस्था का संगठन जो होता है वो फिक्स होता है, यानी जो X1 की जो वैल्यू होती है वो Y1 के बराबर होती है, और जो X2 की वैल्यू होती है वो Y2 के बराबर होती है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। द्रव प्रावस्था का संगठन और वाष्प अवस्था के संगठन में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं पाया जाता है। तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप प्रभाजी आसवन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं। पृथक आप नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 11th में एक प्रभाजी आसवन का टॉपिक पढ़ा है, चैप्टर नंबर 12 में आपके प्रभाजी आसवन है वो वहां आपने पढ़ा है। और एक चीज और, ये एक बात का और ध्यान रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गया, ये सॉल्यूशन कैसा होगा आपका, बाइनरी। कैसा होगा आपका, बाइनरी। यहाँ पे केवल दो ही घटक को मिक्स करेंगे तभी आपका स्थिर क्वाथी बनेगा। दो से अगर आप ज्यादा मिलाएंगे तो स्थिर क्वाथी विलयन प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसके आधार पर आप उसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं कि ऐसा बाइनरी विलयन है, ऐसा द्विअंगी विलयन जिसका वाष्प प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था का संगठन क्या होता है, समान होता है, और ये हमेशा क्या होता है, एक निश्चित ताप पर ही क्या होगा, उबलेगा। निश्चित ताप पर ही उबलता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक निश्चित ताप पर उबलेगा। ये विलयन जो है क्या होगा आपका, एक निश्चित ताप पर उबलेगा। अब इसके दो प्रकार होते हैं। स्थिर क्वाथी विलयन को भी दो भागों में बांटा गया है। स्थिर क्वाथी विलयन, इसके दो भाग हैं, तो दो भागों में बांटा गया है। पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, इसको हिंदी में लिखते हैं न्यूनतम क्वथनांकी। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। और दूसरा है आपका अधिकतम क्वथनांकी। अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, एक है आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो ये न्यूनतम वाला क्या है, देखिए सुन लीजिए, बहुत सिंपल है। ये जो होगा एक निश्चित ताप पर जो है राउल्ट के नियम से अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। जैसे एथेनॉल 95% एथेनॉल का जलीय विलयन, इसका उदाहरण है 95% एथेनॉल का जलीय विलयन। ये एक निश्चित ताप पर जो है, निश्चित ताप पर जो है राउल्ट के नियम से मैक्सिमम डेविएशन शो करेगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो एथेनॉल, इसमें आपका C2H5OH और साथ में क्या आपका वाटर है। तो एथेनॉल तो है 95%, तो 5% क्या होगा आपका, 5% क्या होगा आपका, वाटर होगा। तो हम जानते हैं कि जल का जो क्वथनांक होता है जो 373 केल्विन होता है, इसका क्वथनांक लगभग 351.8 केल्विन होता है। दोनों को आपने मिक्स कर दिया और मिक्स करके क्या बना दिया, एक एजोट्रॉप बना दिया। तो जब इसको उबालेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट निकल के आता है वो 351 केल्विन के लगभग आता है। 351 केल्विन के लगभग आता है, यानी इन दोनों से कम आता है। इसका है 373, इसका है 351, इसलिए इसको नाम दिया गया है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। और आप वैसे भी देख सकते हैं, पिछला भी मैंने एग्जांपल बताया था कि C2H5 और H2 का जो विलयन होता है वो क्या दिखाता है,
धनात्मक विचलन दिखाता है। दूसरी ओर जो आपका अधिकतम क्वथनांकी है, ये जो होगा एक निश्चित ताप पर क्या होगा, एक निश्चित ताप पर जो है राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। एक निश्चित ताप पर जो है राउल्ट के नियम से क्या होगा, मैक्सिमम निगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसका एग्जांपल है आपका 68% HNO3 का जलीय विलयन, HNO3 का जलीय विलयन। इसमें आपका अगर आप HNO3 देखते हैं तो वह 68% और वाटर कितना होगा आपका 32%। तो ये अब ये यहाँ जो आपको ध्यान होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373 केल्विन होता है और HNO3 का जो होता है वो होता है 83 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ पे अगर हम 273 ऐड कर दें तो 336 और 7 8 क्या हो जाएगा 5 और 356 केल्विन होता है। लेकिन दोनों को जब मिलाकर उबालते हैं तो ये लगभग 393.5 केल्विन पर बनता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको नाम दिया गया अधिकतम क्वथनांकी। यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों से कम है, इसलिए इसको नाम दिया गया है न्यूनतम क्वथनांकी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन और ये स्थिर क्वाथी विलयन समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप इस चीज का अध्ययन करिए, इसके नोट्स बनाइए। धन्यवाद।